साथियों नमस्कार। मैं हूं सतीश पांडे। इस वीडियो में मुझे बात करना है अपने उन व्यूअर्स से जो अक्सर ये सवाल करते हैं कि मैं कहीं घूमने जाता हूं, किसी टूरिस्ट स्पॉट पे विज़िट करता हूं, तो कैमरे में वहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद करता हूं और वीडियोस बनाता हूं। कुछ टॉक्स हो जाते हैं, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, उस इंसिडेंट को अपने कैमरे में कैप्चर करके उसको रिकॉर्ड करके उसमें वॉइस जोड़ करके और उसकी एक एडिटिंग करके और आपके सामने आपको देखने के लिए अपलोड करता हूँ। इन सभी बातों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा, लेकिन इसमें मैं स्पेशल एक इवेंट को रखूँगा। जब मैं हाल ही में गया था 14 नवंबर 2021 को, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्य स्थली, जिसे शांतिवन कहा जाता है, उस पूरे एरिया का नाम शांतिवन रखा गया है। वहाँ पे मैं पहुँचा, वहाँ से जुड़ी हुई बातों को और जो मैंने वहाँ का नज़ारा देखा उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। अब मेरे कुछ साथी मुझसे कहते हैं कि इतनी सुबह सुबह उठ करके आप कैसे चले जाते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि देखो, अगर आपको भी इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट को या कोई ख़ास मौका है उसको अगर अपने कैमरे में कैद करना हो, आपको वहाँ की विज़िट करनी हो, तो आपको उसकी कोई ना कोई एक ख़ास दिन को तलाशना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा मौका हो सकता है जब आप जाएं तो आपके लिए वहाँ पर प्रेजेंट होना, वो स्पॉट देखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने भी जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ उनका जो पुण्य स्थल है शांतिवन, उसी को चुना और इसी महीने में उनका बर्थडे है। आप जानते हैं कि उनका जन्मदिन जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बचपन से हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि चाचा नेहरू का जन्मदिन जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनके बारे में हम लोग तमाम बातें पढ़ते थे। वो एक फ्रीडम फाइटर थे। वो कुल 9 बार जेल की यात्रा किए थे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। अंग्रेज़ों से जो आंदोलन चल रहा था भारत को आज़ाद कराने का, वो गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था, उसमें एक बहुत बड़े और मजबूत नेता के रूप में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को याद किया जाता है। इन सभी यादों को अपने दिमाग में संजोए और इन बातों को सब कुछ दिमाग में चलता रहता है जब कहीं हम जाते हैं, कहीं किसी प्लेस पे, किसी जगह पे विज़िट करते हैं। तो ये सारी बातें मेरे दिल में उस दिन भी चल रही थी कि मैं जाऊंगा तो देखने का मौका मिलेगा कि जो वो शांतिवन है वो कैसा है। तो सबसे पहले तो मैं अपने कमरे से निकला और हमने आपके लिए एक ब्लॉग भी बनाया है। उसमें आप पूरा बिल्कुल सीक्वेंस सही सही देख सकते हैं कि रूम से निकलने के बाद से बस लेना, बस के बाद से वहाँ पे एक विश्वविद्यालय मेट्रो के पास भी बस से उतर के एक टीएमएस की बस लेकर के, और वो टीएमएस की बस केवल 10 रुपये की सवारी में लेके जाती है राजघाट। और राजघाट जब मैं कह रहा हूँ तो राजघाट कहने का मतलब वो एक एरिया है जहाँ पे जो देश की महान विभूतियाँ हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इसके अलावा भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्रीगण, मुझे अगर ठीक से याद हो तो नरसिम्हा राव को छोड़ करके शेष जो भी प्रधानमंत्री दिवंगत हो चुके हैं, उनकी पुण्य स्थली राजघाट और उसके क्षेत्र में ही बनाई गई है। तो वो एरिया है जहाँ पे हम पहुँचेंगे। उसके बाद से वहाँ पर आपको सिक्योरिटी के चाक चौबंद व्यवस्था आपको दिखाई देगा। आप बिना सिक्योरिटी वालों के परमिशन के आप
सीधा रास्ता चल भी नहीं सकते हैं। आपके पास अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूर होना चाहिए, अगर वो आधार कार्ड हो तो अच्छा है। इसके अलावा जो आपके पास प्रूफ हो उसकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए आपके पास। और जब आप जाएंगे तो एक कार्ड के ज़रिए एंट्री होती है। ये ख़ास मौके होते हैं। इसमें अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के भाषा में कहें तो VVIPs यानी वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन में भी जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो आते हैं। क्योंकि जैसे हम एग्ज़ाम्पल आपको दें कि अगर महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ कोई दिन है, जैसे उनकी जन्म तिथि 2 अक्टूबर है या उनकी पुण्यतिथि 30 जनवरी है, तो संभावना जताई जाती है कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति आ सकते हैं, प्रधानमंत्री। और क्योंकि गांधी दलीय सीमा से ऊपर होकर के स्वीकार किए गए हैं देश में, तो उनको श्रद्धांजलि देने लगभग सभी राजनीतिक दलों का कोई ना कोई प्रतिनिधि आता है। तो इसलिए VVIPs आते हैं। ऐसे मौक़ों पर आम जनता के लिए विशेष एंट्री कार्ड या पास करने अंदर जाने का एक कार्ड या एडमिट कार्ड भी उसको कह सकते हैं, जो कि अहस्तांतरणीय होता है, दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। उस पर लिखा होता है साफ साफ शब्दों में, उसके ज़रिए ही प्रवेश मिलता है। यही प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ा जब हम 14 नवंबर को गए थे। तो लगभग सुबह 7 बजे के आसपास हम वहाँ जो आम लोगों के जाने का एक गेट था। हाँ, और आपको ये भी बता दें कि आम तौर पे 2 गेट होते हैं। एक गेट से VIP को एंट्री मिलती है और एक दूसरे गेट से आम लोगों को जाने की व्यवस्था की गई होती है। और जहाँ पे आम लोगों को जाने की व्यवस्था होती है वहाँ पे सुरक्षा की गहन जांच होती है। कम से कम 2 से 3 दौर की जांच होती है, जिसमें आपके जेब चेक किए जाते हैं, आपके कपड़ों को विशेष मशीन के माध्यम से आपको जांचा जाएगा कि आपके पास क्या है जो आप अंदर लेके जाना चाहते हैं। अगर मोबाइल है तो आमतौर पे चल जाता है, लेकिन इसके अलावा कोई जो धातु की चीज़ हो कोई, उसको आप लेकर के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो वो तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद से उसके पहले मैंने एंट्री कार्ड भी मांग लिया, मुझे मिल गया, और उसके बाद से मुझे अंदर जाने का मौका मिला। फिर मैं वहाँ देखा तो उस पूरे एरिया को, जहाँ पे नेहरू जी की जो पुण्य स्थली है, उस जगह से जुड़े हुए लगभग 200 मीटर के रेडियस में, 200 मीटर के परिधि में पूरे एरिया को विशेष सुरक्षा घेरे में रखने के लिए पुलिसकर्मियों को और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। और इसके अलावा वहाँ पे विशेष तौर पे बाड़े लगाए गए थे और तमाम समर्थक बड़ी संख्या में वहाँ पे, जो नेहरू के सपोर्टर और आप जानते हैं उनकी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्थक प्रशंसक वहाँ पे पहुँचे थे और बड़े बड़े नेता भी वहाँ पे आए थे। जिसमें हम आपको बताएं, राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खुद पहुँचे थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो अंतरिम और पूर्णकालिक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वो खुद पहुँच करके जवाहरलाल नेहरू को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये वो नज़ारे थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा हर आम और ख़ास आम तौर पे माना जाएगा कि जो गया वो नेहरू जी के बारे में, उस जगह को, उस ख़ास मौके को देखना चाहता था। तो तमाम उनके पार्टी के तमाम समर्थक थे जो नेहरू जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नेहरू जी का नाम रहेगा, ऐसे जयघोष के नारे भी लगा रहे थे। और उसके बाद से जब उनको सभी लोग ट्रिब्यूट पे किए, उनको फूल चढ़ाए, उसके बाद से वो कोई औपचारिक प्रोग्राम तो होता नहीं है, औपचारिक का मतलब कानूनी नहीं होता है, वहाँ औपचारिकता ही होती है। तो फूल अर्पित करने के बाद से उसको मान लिया जाता है कि अब ये मौका पूरा हो गया, उसके बाद से लोग वापस अपना प्रस्थान कर सकते हैं। तो ये पूरा एक विजिट का मैंने पूरा एक कह सकते हैं कि जो मैंने अनुभव किया था वो आपसे मैंने शेयर किया है। मेरे कुछ दर्शक मुझसे पूछ रहे थे कि आप कैसे जाते हैं और कब जाते हैं और आपको कहाँ से पास मिलता है,
किससे कांटेक्ट करना पड़ता है। तो मैं एक बार फिर से सीधे सीधे कहूँ तो आपको समय से जाएंगे और नियम और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जाएंगे तो आप बिल्कुल एंट्री आप ले सकते हैं। और आपको सुरक्षा का जो जांच है वो भी करवाना ही होगा। तो आपको कैसी लगी ये मेरी बातचीत? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको भी ऐसे ही किसी मौके पर जाना है तो आप उस डेट के बारे में ध्यान कीजिए जो ख़ास मौके हैं। जैसे अगर आपको 26 जनवरी को राजपथ पर जाना है तो उसके बारे में भी एक पास मिलता है, वो ख़रीदना पड़ेगा आपको। उसके लिए कुछ पैसे लगते हैं, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के आसपास उसमें पास लगता है, तो उसको आपको ख़रीदना पड़ेगा। अगर आपको 30 जनवरी को बापू की जो पुण्यतिथि है उस दिन जाना है तो भी आपको पास के बारे में व्यवस्था करना पड़ेगा। वो निःशुल्क होता है, वो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया जा सकता है। वो वीवीआईपीज़ के लिए उसमें भी उसी तरह की जांच की व्यवस्था होती है। और ऐसे ही मौके, जैसे अभी आने वाला समय 25 दिसंबर भारत के एक और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। अगर इस मौके पर भी जाना है तो आपको सुरक्षा की जो जांच है उसकी सघन जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और पूरी उम्मीद है कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य लोग जो वीवीआईपीज़ की श्रेणी में आते हैं वो लोग आएंगे, यानी सिक्योरिटी बहुत मुस्तैद होगी। आपको पूरी जांच प्रक्रिया का सामना करते हुए ही एंट्री कार्ड के जरिए ही अंदर जाने का मौका मिल सकता है। तो ये रही हमारी बातचीत, ये रहा मेरा अनुभव, मैंने आपसे शेयर किया। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा आप हमसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप अपना अगर कोई क्वेरी होगा तो मुझसे कहेंगे। मैं हूं सतीश पांडे, थैंक यू सो मच।